वो बची हुई मछली को सुखाकर बाद के लिए स्टोर करने का फैसला करता है। खरगोशों का पेट भी भर गया था और वो स्योजन के साथ आग के पास रिलैक्स करते हैं। अचानक पॉइजन हनी भी स्योजन के पास आती है और वो गर्मी से उसका स्वागत करता है। वो पूछता है कि क्या उसका अपने घर वापस जाने के बजाय गुफा में रहना ठीक है। हनी भी मुस्कुराती है और प्यार से अपना गाल स्योजन के गाल से रगड़ती है, ये इशारा करते हुए कि उसका यहाँ परमानेंटली रहना ठीक है। स्योजन इससे बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हनी बी के एंटेनास कुछ महसूस करते हैं और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो ऊपर उठती है और एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश द्वार का सामना करती है। काला वॉरियर रैबिट भी अपने हथौड़े के साथ तैयार हो जाता है, एक घुसपैठे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। स्योजन हरकत को नोटिस करता है और चिल्लाता है कि वहां जरूर कोई है। काला वॉरियर रैबिट घुसपैठे के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है और घुसपैठे जवाब देता है, सबसे कहते हुए कि वो उसे गलत ना समझे। वो साफ करता है कि वो कोई बेशरम बिल्ली नहीं है जो उनका खाना चुराने आई है। स्योजन इस बात से हक्का बक्का रह जाता है कि घुसपैठिया एक बोलने वाली बिल्ली है और सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। काला रैबिट और पॉइजन हनी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरे खरगोश डरे हुए हैं। स्योजन बिल्ली से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और बिल्ली नीचे कूदती है और उसके सामने उतरती है। बिल्ली ने एक चोगा पहना हुआ है और एक छोटा सा बैग लिए हुए है। वो खड़ा होता है और हाथ मिलाने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाता है। बिल्ली पूछती है कि क्या स्योजन ही कस्टमर पार्क सीजन है और अपना परिचय ट्रैवलिंग मर्चेंट थियो के रूप में देता है। लेकिन स्योजन एक बोलने वाली बिल्ली को देखकर कंफ्यूज था। उसके पीछे काला वॉरियर रैबिट अभी भी बिल्ली पर शक कर रहा है, लेकिन स्योजन को याद आता है कि उसने सुना था कि कभी कभी लोग टावर पर चढ़ते समय ट्रैवलिंग मर्चेंट से मिलते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मर्चेंट एक बिल्ली होगा। स्योजन को बिल्ली मर्चेंट काफी प्यारा लगता है। उसकी बड़ी चमकती आंखें, नरम और गोल मटोल गाल और उसके आगे बढ़े हाथ के जली लाइक पंजे। स्योजन उन जली पॉस को अपने ऊपर मसलते हुए कल्पना किए बिना नहीं रह पाता और एक बिल्ली प्रेमी होने के नाते वो एक्साइटेड महसूस करता है। जैसे ही बिल्ली मर्चेंट स्योजन से बात करने की कोशिश करती है, वो उसके सामने कूल और कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करता है। स्योजन मर्चेंट से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। थियो समझाता है कि उसने सुना था कि एक नए रुकी ने सीड स्टोर में ट्रांजैक्शंस किए हैं और वो यहाँ स्योजन से मिलने और उसके साथ कुछ डील्स करने आया है। स्योजन डील्स के बारे में क्यूरियस है और थियो से और जानकारी मांगता है। थियो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढता है और समझाना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ दिखा पाता, उसका पेट जोर से गुर्राता है, जिससे वो नर्वस हो जाता है। वो स्योजन से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने उस दिन कुछ नहीं खाया था और इसलिए उसने एक कस्टमर के सामने एक शर्मिंदगी वाली छवि दिखा दी। थियो इस घबराहट में हंसता है, जबकि सेओजुन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक सेओजुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद इस बिल्ली मर्चेंट का फायदा उठाने का कोई प्लान। सेओजुन एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसे एक भुनी हुई मछली ऑफर करता है। मछली को देखते ही थियो इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से जोर से म्यू निकल जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, मुंह से लार टपकने लगती है और कान फड़कने लगते हैं जब वो उस स्वादिष्ट भुनी हुई मछली को देखता है। सेओजुन जोर देकर कहता है कि थियो को ये ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन थियो अपनी भूख पर काबू पा लेता है और सेओजुन से कहता है कि वो ठीक है, क्यों नहीं वो एक कस्टमर का खाना नहीं छू सकता। सेओजुन थियो के जवाब से थोड़ा हैरान होता है और बिल्ली मर्चेंट को एक बार फिर मनाने की कोशिश करता है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो सच में मछली नहीं खाना चाहता, नरम भुने हुए मांस की ना रोक पाने वाली खुशबू के बारे में बताते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि इसमें वही फिशी फ्लेवर है जिसे बिल्लियां मना नहीं कर सकती। थियो का कंधा पकड़कर सेओजुन कहता है कि साफ दिख रहा है कि थियो इसे खाना चाहता है और वो इसे ले सकता है। जैसे जैसे सेओजुन उसे और मनाता है, थियो की लार टपकना बंद नहीं होती। वो पूरी कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन आखिरकार लालच के आगे हार मान लेता है। वो बहुत सारा खाता है और आखिरकार पेट भरने का एहसास होता है, खुशी से लेट जाता है और हाथ में मछली का कांटा पकड़े होता है। सेओजुन आग ठीक करते हुए कहता है कि थियो सच में बहुत भूखा होगा क्योंकि उसने पूरी मछली खा ली। थियो दिल से सेओजुन को धन्यवाद देता है, इस दावत के लिए आभारी महसूस करते हुए, और सोचता है कि वो इसका एहसान कैसे चुकाएगा। सेओजुन मुस्कुराता है, कहते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और उसे ही शुक्रिया करना चाहिए, ये देखते हुए कि थियो उससे मिलने इतनी दूर आया था। फिर जैसे ही थियो उस डील के बारे में बात करने वाला था जिसका उसने पहले जिक्र किया था, सेओजुन अचानक उससे 0.5 टावर कॉइन्स मांग लेता है। कंफ्यूज्ड होकर थियो इस बारे में पूछता है और सेओजुन शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कहते हुए कि जो भुनी हुई मछली उसने अभी खाई उसके पैसे उसे देने होंगे। थियो घबरा जाता है और शौक में सेओजुन से पूछता है कि क्या मछली फ्री नहीं थी। सेओजुन जवाब देता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता और क्योंकि थियो एक डील करने आया था, उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो कस्टमर की मछली खाकर भाग जाएगा। थियो और भी नर्वस हो जाता है जब वो देखता है कि काला खरगोश और पॉइजन हनी भी अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं, जबकि खेती करने वाले खरगोश भी थियो का सामना करने के लिए तैयार थे अगर वो बिना पे किए भागने की कोशिश करते। आंखों में आंसू लिए थियो मजबूरी में 0.5 टावर कॉइन सेओजुन को दे देता है और सेओजुन उसे धन्यवाद देता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली निराश है, सेओजुन के पास घुटनों के बल बैठी है और सेओजुन खुश है क्योंकि आखिरकार उसने कुछ टावर कॉइन्स कमा लिए थे। फिर हम देखते हैं कि बिल्ली रो रही है और सोच रही है कि वो एक कस्टमर से पैसे कमाने आया था, लेकिन उल्टा उसे ही पैसे देने पड़ गए और उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही घाटे में चला गया है। लेकिन वो अपने इमोशंस पर काबू पाता है और हार न मानने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो अपने सारे आइटम्स यहीं बेचेगा।
थियो जोर से ऐलान करता है कि अब उसकी बारी है और सियोजुन से उसके आइटम्स को जांचने के लिए अनुरोध करता है। वो कपड़े का बैग खोलता है और उसमें रखे लग्जरी आइटम्स दिखाता है। बड़े गर्व के साथ थियो कपड़े पर रखे 3 आइटम्स दिखाता है। हर एक की कीमत एक इन्फॉर्मेशन विंडो पर दिखाई देती है। पहला आइटम एक टम्बलर था जिसकी कीमत 5 टावर कॉइन्स थी। उसके बाद एक मिनी फैन भी 5 टावर कॉइन्स का था और आखिर में उसी कीमत का एक पोर्टेबल हैंड वार्मर। आइटम्स को देखकर सियोजुन पूछता है कि क्या ये आइटम्स टावर के बाहर से हैं और बिल्ली गर्व से कहती है कि हाँ बिल्कुल। थियो आइटम्स के बारे में बताना शुरू करता है कहते हुए कि टम्बलर में प्रिजर्वेशन मैजिक है जो अंदर रखी चीजों का टेम्परेचर मेंटेन रखता है चाहे गर्म हो या ठंडा। फिर वो मिनी फैन के विंड मैजिक एन्चार्टमेंट पर रोशनी डालता है ये दिखाते हुए कि बटन्स दबाने पर ये कैसे ठंडी हवा देता है। सियोजुन अविश्वास से थियो को घूरता है और उसे बीच में रोकने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि वो जो आइटम्स बेच रहा है वो असल में कचरा है। ये सुनते ही थियो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सियोजुन पर चिल्लाया और पूछा कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसने जोर देकर कहा कि ये सारे आइटम्स टावर के बाहर से हैं और कोई इनकी वैल्यू कैसे नहीं पहचान सकता। उसने बताया कि इन आइटम्स को जमा करने में उसने कितनी मेहनत की है। सियोजुन ने शांति से थियो को समझाया कि वो भी टावर के बाहर से ही है और ये सुनकर थियो पर जैसे आसमान टूट पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सियोजुन ने सब्र से समझाया कि जिन आइटम्स को थियो बेचने की कोशिश कर रहा है उनमें कोई मैजिक नहीं है। टम्बलर बस बाहर की हवा से कांटेक्ट रोककर गर्मी को अंदर बाहर आने से रोकता है और पोर्टेबल फैन और हैंड वार्मर बैटरीज पर चलते हैं। अगर उन्हें कुछ ही घंटे इस्तेमाल किया गया तो उनकी बैटरीज खत्म हो जाएंगी। सियोजुन ने फैन के बटन्स दबाए उसकी कम होती पावर दिखाते हुए, जिससे थियो और भी निराश हो गया। अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थियो ने सियोजुन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उसने जोर देकर कहा कि जिस इंसान ने उसे ये आइटम्स बेचे थे उसने दावा किया था कि इनके अंदर मैजिक है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से फैन रुकने ही वाला था और सियोजुन ने इस बात की तरफ थियो का ध्यान दिलाया। फ्रस्ट्रेटेड होकर थियो ने फैन को दोबारा चालू करने की कोशिश में उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया, लेकिन सियोजुन ने उसे तसल्ली दी कि सच में जिस इंसान से उसने ये सामान खरीदा था उसने उसके साथ धोखा किया है। थियो और भी ज्यादा डिप्रेस हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ इतना बुरा कर सकता है। फिर थियो जोर जोर से रोने लगा कहते हुए कि वो बेचने वाला एक बुरा गॉब्लिन था और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पीटने लगा। सियोजुन को थियो के लिए बुरा लगा और उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे पूछते हुए कि आखिर हुआ क्या था। दुखी बिल्ली मर्चेंट ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने समझाया कि वो टावर के 75th फ्लोर से है जो टावर के न्यूट्रल जोन्स में से एक था। लंबे समय से वो मेरिल नाम की एक बिल्ली से प्यार करता था जो उनके ग्रेनर विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। आखिरकार एक दिन उसने सबके सामने उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई। जब गांव वाले उसका हौसला बढ़ा रहे थे, थियो ने मेरिल से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और उसे डेट करने के लिए पूछा। उसने उसे मछलियों का एक गुलदस्ता बिकेट भी दिया, कुछ ऐसा जो उसे लगा कि वो पसंद करेगी, लेकिन मेरिल ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और थियो के दिए उस मामूली से बुके पर अपनी नफरत जाहिर की। उसने थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया कहते हुए कि सस्ती चावल वाली मछली की बदबू से उसे घिन आती है। इस बात से थियो को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने उन भुनी हुई राइस फिश को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगने वाला था। तभी कोई आगे बढ़ा और थियो से कहा कि वो अपनी औकात में रहे, ये पूछते हुए कि उसकी मेरिल को जीतने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही थियो पीछे मुड़ा उसने ऑरेन को देखा जो गांव की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा था। ऑरेन ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी खूबसूरत मछली लाया था। ऑरेन थियो पर हंसा, उसका मजाक उड़ाते हुए कि उसने एक लड़की को इतनी लो ग्रेड राइस फिश दी। उसने सुझाव दिया कि थियो को कम से कम गिफ्ट के रूप में एक हाई क्वालिटी सामान लाना चाहिए था और इसके साथ ही ऑरेन ने वो सामान मेरिल को पेश कर दिया। मेरिल उसे देखकर खुश लग रही थी। घबराया हुआ थियो हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरिल को ग्रीजी फूड पसंद ही नहीं है क्योंकि उसे वजन बढ़ने से डर लगता है, लेकिन मेरिल ने खुद ही बोल दिया और कहा कि मछली सच में बहुत खूबसूरत है। शॉक्ड और टूटे दिल के साथ उसने वो शब्द सुने। ऑरेन ने अपना हाथ मेरिल के कंधे पर रखा हुआ था और उसे सैमन का ठीक से आनंद लेने के लिए अपने घर ले जा रहा था और वो उसके साथ जाने के लिए खुश लग रही थी। थियो ने उम्मीद खोते हुए मेरिल से रुकने की विनती की। उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नजर में ये एक दिल तोड़ देने वाली कहानी के सीन जैसा था। उसने खुद को प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखा, गरीब लेकिन हैंडसम बिल्ली, जबकि जिस औरत से वो प्यार करता था उसे एक अमीर आशिक उड़ा कर ले जा रहा था। थियो ने अपना दिल खोल कर रख दिया उन पलों को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थे और जो यादें उन्होंने साथ बनाई थी। लेकिन मेरिल ने बेरुखी से उसकी फीलिंग्स को खारिज कर दिया, उससे कहते हुए कि वो हद से आगे न बढ़े। उसने दावा किया कि उसने उस पर सिर्फ शिष्टाचार के नाते मुस्कुराई थी और उसने गहरे रिश्ते की कल्पना कर ली थी। उसने बेरहमी से कहा कि उसे सस्ती चावल वाली मछली जैसी महकने वाली गरीब बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है, सीधे थियो की तरफ इशारा करते हुए। पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। थियो की दुनिया उसके चारों तरफ बिखर चुकी थी और वो निराशा के अंधेरे में डूब गया। मेरिल को शहर की सबसे अमीर बिल्ली का बेटा ओरेन अपने साथ ले गया और थियो रोता हुआ वहां से भाग गया। उसने अपना गांव छोड़कर एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बनने का फैसला किया, इस इरादे के साथ कि वो एक दिन अमीर बनेगा और अपना बदला लेगा। उसने कसम खाई कि वो अपनी हालत से ऊपर उठेगा। जब थियो ने सियोजुन और खरगोशों को अपनी कहानी का पहला हिस्सा सुनाया तो वो उसके लिए चिंतित और दुखी हो गए। खासकर सियोजुन को थियो को धोखा देने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। थियो ने समझाया कि उसने जरूरी कार्रवाई पूरी की थी और अपने जिंदगी भर की कमाई 50 टावर कॉइन्स खर्च करके अपना ट्रैवलिंग मर्चेंट लाइसेंस और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे।
उसने बचे हुए 5 टावर कॉइन्स का इस्तेमाल किसी फेरी वाले या पेडलर से कुछ खरीद कर उसे दोबारा बेचने के लिए करने का प्लान बनाया था। लेकिन तभी स्कैरम ने उसके साथ धोखा कर दिया। थियो ने याद किया कि कैसे स्कैरम एक गोब्लिन उसके पास आया था और पूछा था कि क्या वो एक नया घूमने वाला मर्चेंट है। स्कैरम ने थियो को अपना नाम बताया और उसे जानकारी देने का ऑफर किया। भोलेपन में स्कैरम पर विश्वास करके थियो उसके साथ इनमें बातें करने लगा। स्कैरम ने उसे टावर के बाहर के आइटम्स के बारे में बताया, दावा करते हुए कि वो बहुत कीमती हैं और ऊपर के फ्लोर्स पर उनका अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जहां के जीव ऐसी चीजें शौक से इकट्ठा करते हैं। थियो को हैरानी हुई कि स्कैरम ये कीमती आइटम्स इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहा है, और स्कैरम ने जवाब दिया कि ये एक सीनियर मर्चेंट की तरफ से एक जूनियर को ट्रेन करने का नेक काम है। इस बात पर यकीन करके थियो ने जल्दी से वो आइटम्स खरीद लिए, इस उम्मीद में कि वो उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच पाएगा। स्कैरम ने थियो को एक बोनस भी दिया, एक कागज का टुकड़ा जिस पर एक सीड स्टोर के नए यूजर की लोकेशन का नक्शा था। स्कैरम ने थियो से कहा कि वो इस नए सदस्य से अच्छा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन थियो को जल्दी एहसास हुआ कि वो जानकारी भी कोई सच्चा बोनस नहीं थी। अफसोस के साथ उसने अपने सारे बचे हुए पैसे स्कैरम को दे दिए और बड़ी उम्मीदों के साथ वो आइटम्स खरीद लिए। वो रास्ते में खुद भूखा रहते हुए अपने सफर पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि उसे बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। जब थियो ये सब सियोजन को बता रहा था तो वो काफी उदास हो गया और रोते हुए जमीन पर लुढ़कने लगा। उसने अफसोस जताया कि सारे आइटम्स कचरा निकले और कस्टमर ने उसे मछली का लालच देकर उसके बचे हुए पैसे भी ले लिए। वो रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है। शुरू में सियोजुन ने सोचा कि थियो काफी भोला है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। उसे कुछ ऐसा याद आया जो उसे टावर कॉइन्स कमाने में मदद कर सकता था। सियोजुन मुस्कुराया और थियो को शांत होने को कहा, उसे खुश करने के लिए कुछ भुनी हुई मछली ऑफर करते हुए। लेकिन थियो अपने पिछले अनुभव से सीखकर शक करने लगा कि सियोजुन बाद में उससे मछली के पैसे मांगेगा। उसने मना कर दिया, कहते हुए कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक ही धोखे में 2 बार फंसे। सियोजुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सच में उसे ये फ्री में देना चाहता है। यहाँ तक कि थियो ने जो पहले 5 मछलियां खाई थी उन्हें भी वो एक दावत मान रहा है। थियो उम्मीद भरी आंखों से सियोजुन को देखता है, पूछते हुए कि क्या वो सच कह रहा है, लेकिन सियोजुन साफ कर देता है कि ये मेहरबानी बिना शर्त के नहीं है। वो थियो से पूछता है कि क्या वो बदले में उसके साथ काम करने को तैयार होगा। सियोजुन मुस्कुराता है और थियो से उसके विचार पूछता है। उसी पल सियोजुन अपनी डायरी में एक और चैप्टर जोड़ता है, आज मैं एक पार्टनर से मिला जो थोड़ा भोला है। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन थियो से पूछ रहा है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। सियोजुन को विश्वास है कि थियो मान जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि थियो बहुत भोला है। थियो शॉक्ड है और सियोजुन से पूछता है कि क्या वो सच कह रहा है, क्या वो सच में चाहता है कि वो साथ में काम करें। सियोजन अपने बात साफ करते हुए कहता है कि उसे अपना सामान बेचने के लिए एक अच्छे मर्चेंट की जरूरत है, लेकिन थियो को सियोजन पर यकीन नहीं होता। अपने कान झुकाए हुए वो खुद को एक नूब मानता है जो बिल्कुल बेकार है। लेकिन सियोजन थियो से कहता है कि गलतियां करने के बावजूद उसमें अभी भी एक अच्छे मर्चेंट वाले कुछ गुण हैं। फिर सियोजन शरारत से मुस्कुराता है और समझाता है कि थियो की कहानी ने उसके दिल को छू लिया और इसीलिए वो उसके साथ बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहता है। हैरान होकर थियो इस बिजनेस पार्टनर डील की और डिटेल्स का इंतजार करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि सियोजन कुछ समझाता, वो खरगोशों को मर्चेंट की मेहमान नवाजी करने का इशारा करता है। हस्बैंड और वाइफ रैबिट मिलकर प्याज के पत्तों से कुर्सियां बनाते हैं और एक छतरी लगा देते हैं, जिससे बिल्कुल बीच जैसा माहौल बन जाता है। उन्होंने टोमेटो के फूलों से बने हार भी पहने हुए थे। सियोजन प्याज के पत्तों से बनी बोतल से पीते हुए उस पल का आनंद लेता है। खरगोश उन्हें पंखा झल रहे थे, जिससे एक आरामदायक अनुभव मिल रहा था। सियोजन फिर वही बात दोहराता है जो थियो में उसे अपनी लाचारी के बारे में बताई थी, एक धोखेबाज मर्चेंट से डील करना और धोखा खाना। वो समझाता है कि थियो के पास दोबारा बेचने के लिए सामान खरीदने के पैसे नहीं है। सियोजन उत्साह से एक बिजनेस पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखता है, एक ऐसी स्थिति का सुझाव देते हुए जिसमें दोनों का फायदा हो। सियोजन थियो को अपने प्रोडक्ट्स देने को ऑफर करता है जिसे थियो दूसरे लोगों को बेच सकता है। बदले में सियोजन को एक परसेंटेज मिलेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि थियो कितना सामान बेचता है। थियो इंसेंटिव के बारे में पूछता है और सियोजन समझाता है कि थियो को सामान मार्क प्राइस से ज्यादा में बेचना होगा। थियो जितना ज्यादा में बेचेगा, इंसेंटिव उतना ही बेहतर होगा। सियोजन को थियो की काबिलियत पर विश्वास था, इसलिए वो सेलिंग प्राइस पर 35% इंसेंटिव का ऑफर करता है। इसी बीच काला खरगोश एक मछली भूनने की कोशिश कर रहा था। ये ऑफर सुनकर थियो को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि 35% इंसेंटिव बहुत कम है। उसे लगता है कि शर्तें उसके अनुकूल नहीं है। वो गुस्से में अपने ग्लास से पीता है, ये सोचते हुए कि सियोजन ने उसे बेवकूफ समझा है। वो धोखा खाने से मना कर देता है, लेकिन इससे पहले कि थियो अपना फैसला बता पाता, सियोजन के पास उसे बताने के लिए एक और जरूरी चीज थी, सबसे जरूरी हिस्सा। सियोजन खरगोशों को कुछ लाने के लिए कहता है और हम उन्हें बहुत सारी स्वादिष्ट भुनी हुई मछलियों के साथ लौटते हुए देखते हैं। सियोजन बताता है कि सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं, बल्कि वो थियो को हर हफ्ते 10 मछलियां या उनके बराबर कॉइन्स भी देगा। इस ऑफर से थियो बिल्कुल हैरान रह जाता है। सियोजन समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें हैं। थियो के मुंह में पानी भर जाता है जब वो सियोजन से पूछता है कि क्या वो भुनी हुई मछलियों के बारे में सीरियस है। सियोजन फिर पूछता है कि क्या थियो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, लेकिन थियो आसानी से नहीं मानता। उसे मैरल और स्कैरम जैसे पिछले धोखे याद आते हैं।
वो जानता है कि दोबारा धोखा खाने से बचने के लिए उसे होशियार रहना होगा, लेकिन मछलियों का लालच रोकना मुश्किल था। थियो अपने मुंह से लार साफ करता है और कहता है कि अगर सियोजन उसे हफ्ते में 20 मछलियां ऑफर करे तो वो इस बारे में सोचेगा। सियोजन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए कहता है कि थियो काफी मनाने वाला है। वो थियो से कहता है कि वो दयालु महसूस कर रहा है और उसकी मांग को मानने के अलावा वो 5 और मछलियां जोड़ देगा। अपने सामने 25 भुनी हुई मछलियों का ढेर देखकर थियो शॉक्ड हो जाता है और उसकी लार टपकती रहती है। फिर सियोजन कॉन्ट्रैक्ट में एक और बोनस जोड़ देता है। जब तक थियो सियोजन के साथ काम कर रहा है वो जितनी चाहे उतनी मछलियां खा सकता है। सियोजन एक बार फिर शर्तें दोहराता है और थियो को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो एक्साइटमेंट से भर जाता है, पिछले सारे शक या चिंताएं भूल जाता है। सियोजन पूछता है कि क्या थियो के पास कागज का टुकड़ा है और थियो जल्दी से एक ला कर देता है। सियोजन कागज लेता है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखता है और पार्टी ए के रूप में उस पर साइन करता है। थियो कागज पर अपना पंजा रखता है जो पार्टी बी को दर्शाता है। सियोजन ऐलान करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है। थियो को एहसास होता है कि वो इतना खुश था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वो हैरान रह जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट हवा में ऊपर उठकर गायब हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल हो चुका था और टावर द्वारा एक समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तभी एक इन्फॉर्मेशन विंडो सामने आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स दिख रही थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि ये एक लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जो फौरन शुरू हो रहा है। थियो अब पूरी जिंदगी सियोजून के प्रोडक्ट्स बेचने और उसका प्रॉफिट वापस लाने के लिए जिम्मेदार होगा। मुआवजा वही था जैसा पहले बताया गया था, हर हफ्ते 25 भुनी हुई मछलियां या कॉइन्स में उतनी ही कीमत और उसके साथ सेल्स का 35% एक्स्ट्रा इंसेंटिव। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल क्लॉजेस भी थे। शुरुआती डील के हिस्से के रूप में सियोजून थियो को बेचने के लिए अपनी फसलें देगा। अगर एक महीने में सेल्स अमाउंट 5 टावर कॉइन्स से नीचे जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। थियो से उम्मीद की जाती थी कि वो फसलों को मार्क्ड प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेचेगा। उसे सियोजून की इजाजत के बिना कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने से भी मना किया गया था। आखिरी शर्त यह थी कि सामान बेचते वक्त थियो को बिल्ली जैसा एक्सेंट इस्तेमाल करना होगा जिससे इस पूरे अरेंजमेंट को एक यूनिक टच मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर सियोजून बहुत खुश था। वो जानता था कि ये टावर के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ थियो का दिल बैठ गया था। वो सोच रहा था कि उसने अपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तों के लिए हाँ क्यों कर दी। थियो से रहा नहीं गया और उसने सियोजून से चौथी शर्त के बारे में पूछा, खासकर बिल्ली वाले एक्सेंट के बारे में। उसे अपने गांव का एक्सेंट इस्तेमाल करना काफी शर्मिंदगी वाला लग रहा था। सियोजून हंसा और उसे यकीन दिलाया कि वक्त आने पर वो इसकी वजह समझ जाएगा। सियोजून ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन थियो ने उसे झटक दिया, अभी भी अपना शक जाहिर करते हुए। लेकिन सियोजून ने उसे स्पेशल क्लॉजेस की पहली शर्त याद दिलाई जिसमें लिखा था कि अगर सेल्स कम हुई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सियोजून ने थियो का सिर थपथपाया, उसे एक भरोसेमंद और होशियार मर्चेंट बिल्ली मानते हुए। खुद को होशियार सुनकर थियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सियोजून ने सोचा कि वो काफी सीधा साधा है। उत्सुकता से थियो ने पूछा कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। सियोजून ने कॉन्फिडेंस से बताया कि वो चेरी टोमेटोज बेचेंगे। थियो पजल लग रहा था लेकिन सियोजून ने उसे एक ताजा तोड़ा हुआ चेरी टोमेटो दिया। थियो की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने पाया कि ये एक मैजिकल चेरी टोमेटो है जो 10 मिनट के लिए एमपी को 0.1 तक बढ़ा सकता था। थियो सियोजून से चेरी टोमेटोज की सेलिंग प्राइस के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि वो उन्हें कितने में बेचने का प्लान बना रहे हैं। थियो सोचता है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो टावर में आने वाले नए लोगों से हर टमाटर के 0.01 टावर कॉइन्स ले पाएगा। लेकिन सियोजून जवाब देता है कि वो उन्हें 0.05 टावर कॉइन्स पर पीस बेचना चाहते हैं। ये कीमत सुनकर थियो सुन रह गया। उसे विश्वास था कि इतनी महंगी कीमत पर उन्हें कोई बेवकूफ ही खरीदेगा। लेकिन तभी थियो का एहसास होता है कि महंगी कीमत असल में उसके फायदे में काम कर सकती है। अगर वो एक महीने में 5 टावर कॉइन्स कमाने के लिए पर्याप्त टमाटर नहीं बेच पाया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। साथ ही उस दौरान वो भुनी हुई मछलियों का आनंद ले सकता था। अपने पहले सेल्स ट्रिक के बारे में क्यूरियस होकर थियो सियोजून से पूछता है कि उसे अपने साथ कितने टमाटर ले जाने चाहिए। सियोजून 1000 टमाटर ले जाने का सुझाव देता है। सियोजून ने पहले ही 1000 टमाटर वाली एक टोकरी तैयार कर ली थी और 25 भुनी हुई मछलियों की पेमेंट का भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन सियोजून सोचता है कि थियो ये सब ले जाएगा कैसे। तब थियो अपने स्पेशल आइटम के बारे में बताता है जिसका नाम बंडल था। ये एक ऐसा कपड़ा था जिसमें स्पेस एक्सपेंशन मैजिक, प्रिजर्वेशन मैजिक और चीजों को हल्का बनाने की शक्ति थी। वो समझाता है कि वो सारे आइटम्स अपने बंडल में स्टोर कर सकता है, उन्हें लंबे समय तक उनकी असली हालत में रखते हुए। वो कपड़े को टमाटरों और मछलियों के ऊपर फेंकता है और एक झटके में वो कपड़े के अंदर स्टोर हो जाते हैं जो एक छोटे से पाउच में बदल जाता है। सियोजून चिल्लाता है, ये कितना सुविधाजनक है। जैसे ही थियो जाने के लिए तैयार होता है वो सियोजून को यकीन दिलाता है कि वो वापस आएगा। सियोजून और उसके दोस्त थियो को उसके सेल्स जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए अलविदा में हाथ हिलाते हैं। कुछ दिन बाद थियो टावर के 38th फ्लोर पर पहुंचा जहां एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। अवेकेंड लोगों का एक समूह एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर से भिड़ रहा था। जब फाइटर्स स्ट्रेटजी बना रहे थे तभी स्पाइडर जोर से चिल्लाया। वो उसे हर हाल में हराना चाहते थे और उसे भागने से रोकना उनका मकसद था। स्पाइडर ने हंटर्स पर हमला किया लेकिन उनके लीडर ने बड़ी होशियारी से अपने मजबूत शील्ड से उसका वार रोक लिया। दूसरी तरफ मैजिशियंस ने फायरबॉल स्पेल्स कास्ट किए जिससे स्पाइडर का ध्यान भटक गया।
मौके का फायदा उठाते हुए उनके लीडर ने एक फैसलाकुन वार किया। तेजी से एक ही झटके में स्पाइडर का सिर काट दिया। ये लीडर था किम डोंग शिक, मशहूर फीनिक्स गिल्ड का मास्टर। उसकी टीम खुशी से झूम उठी, ये कहते हुए कि उन्हें पहले से भरोसा था कि वो एक ही बार में लड़ाई खत्म कर देगा। लेकिन किम डोंग शिक ने विनम्रता से सारी तारीफें नजरअंदाज करते हुए सभी को आफ्टर मैथ पर फोकस करने का आदेश दिया। अब वक्त था एरिया को साफ करने का और लड़ाई के बाद के काम निपटाने का। उसकी नजर एक जेसिका नाम की औरत पर पड़ी और वो सख्ती से उसे आलस न करने की चेतावनी देता है, ये जोर देकर कहते हुए कि वो पिछली बार की तरह भागने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जेसिका मजाकिया अंदाज में डोंगशिक के साथ फ्लर्ट करने लगी, उसके लिए अपना प्यार जताते हुए। डोंगशिक सोच रहा था कि जेसिका की इस हरकत को कैसे संभाले। तभी अचानक उसका ध्यान पास की झाड़ियों में हुई हलचल पर गया। तेजी से रिएक्ट करते हुए वो फौरन बैटल मोड में आ गया। अपनी तलवार निकालकर चिल्लाया, कौन है वहां? उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब झाड़ियों से थियो बाहर निकला। थियो आत्मविश्वास के साथ ग्रुप के पास आया और अपना सामान दिखाने का ऑफर किया। डोंगशिक और उसकी टीम एक बिल्ली को ट्रैवलिंग मर्चेंट के रूप में देखकर हैरान थे। जैसे ही थियो ने उन्हें ग्रीट किया, कुछ सदस्यों ने उसकी क्यूटनेस पर टिप्पणी की, जिससे थियो थोड़ा असहज हो गया। किसी ने तो उसके प्यारे पंजों की भी तारीफ कर दी। सियो जुन ने थियो से कहा था कि उसके गांव का एक्सेंट इंसानों का ध्यान खींचने में मदद करेगा, और अब थियो को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल सही था। वो अपनी पीठ से चेरी टमाटोज निकालता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के रूप में पेश करता है। लेकिन इंसान चेरी टमाटोज देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने निराशा दर्शाई, कहते हुए कि अगर थियो को लड़ाई के बीच में कुछ बेचना ही था तो उसे मीट या ब्रेड जैसा कुछ बेहतर लाना चाहिए था। ऐसे हालात में चेरी टमाटोज खाकर कौन जिंदा रहेगा? उनमें से एक ने कहा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर थियो बड़बड़ाए बना नहीं रह सका। बेवकूफ इंसान, मुझे पता था वो यही कहेंगे। उसे पूरा यकीन था कि चेरी टमाटो का असली जादू अभी सामने नहीं आया है। उसने सुझाव दिया कि वो लोग कंफर्मेशन के लिए अपनी स्टेटस विंडो चेक करें, याद करते हुए कि पहले भी एक पोंगली बालों वाली लड़की ने यही किया था। थियो ने समझाया कि सिर्फ 10 ग्राम चेरी टमाटो खाने से परमानेंट फैट रिडक्शन होता है। ये सुनते ही पूरी टीम में उत्साह की लहर दौड़ गई। सबकी आंखों में लालच झलकने लगा और वो थियो की तरफ चेरी टमाटोस खरीदने के लिए दौड़ पड़े। इसी बीच गुफा में वापस सियो जुन टमाटर तोड़ना जारी रखता है। वो अभी अभी लेवल अप हुआ था, जिससे उसे एक बोनस स्टैट मिला। वाइफ रैबिट उसके साथ थी और वो उससे पूछता है कि क्या थियो इस वक्त ठीक से काम कर रहा होगा। सियो जुन अंदाजा लगाता है कि वो बिल्ली अब तक किसी न किसी हंटर से मिल चुकी होगी। पहली नजर में मैजिकल चेरी टमाटोस का काम बस मैजिकल पावर बढ़ाना लगता था, लेकिन ध्यान से देखने पर एक और बड़ा फायदा सामने आया। एक टमाटर खाने से 10 ग्राम फैट डिसॉल्व हो जाता था और शरीर तरोताजा महसूस करता था। सियो जुन को एहसास हुआ कि ये टमाटर बिना किसी साइड इफेक्ट्स के परफेक्ट डाइट फूड है। उसे यकीन था कि ये खूब बिकेंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा असरदार डाइट सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। दूसरी तरफ थियो दंग रह गया। उसने सारे चेरी टमाटोस बेच दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जबरदस्त सफलता पर कैसे रिएक्ट करे। सियो जुन गाजर के अंकुरित पौधों को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने पूछा, क्या ये लगभग 700 थे? और उसके पास खड़ा हस्बैंड रैबिट इस बात पर सहमत लग रहा था कि सियो जुन ने सीड स्टोर से जो 1000 गाजर के बीज खरीद कर बोए थे, उनमें से सिर्फ 700 ही अंकुरित हुए थे। लेकिन वो इसके पीछे की वजहों पर विचार करने लगा। वो सोच रहा था कि क्या इसका कारण एक फार्मर के रूप में उसका कम प्रोफिशिएंसी लेवल है, या शायद गुफा की जमीन पर्याप्त उपजाऊ नहीं थी। इन सब बातों के बावजूद सियो जुन ने अपने वर्तमान तरीकों के साथ लगे रहने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि बाद में वो खेती का कोई बेहतर तरीका ढूंढ लेगा। अब जबकि थियो उनके साथ था, फसल बेचने के लिए तैयार, उसने फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के महत्व को समझा। हस्बैंड रैबिट भी उसकी बात से सहमत लग रहा था। अचानक सियो जुन का ध्यान भटक गया। उसने शोर के स्रोत को पहचानने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि काला वॉरियर रैबिट झील के पास एक मशाल को हवा में उछाल रहा था। जैसे ही मशाल पानी की सतह के पास पहुंची, पिरान्हास बाहर कूद पड़े। काला खरगोश इसके लिए पहले से तैयार था। वो मछलियों की तरफ लपका और हर एक को अपने हथौड़े से मारा और सुरक्षित रूप से अपने 2 पैरों पर उतर गया। उसने गिरती हुई मशाल को पकड़ लिया। सभी उसके इस कुशल शिकार को हैरानी से देख रहे थे। सियो जुन ने काले खरगोश की तारीफ करते हुए कहा कि उसके शिकार करने के स्किल्स में काफी सुधार हुआ है। खरगोश के शरीर को चमकता देखकर सियो जुन को एहसास हुआ कि काला खरगोश लेवलिंग अप कर रहा है। उसने उसे बधाई दी, ये कहते हुए कि उसने ऐसी घटना पहली बार देखी है। जबकि उसने खेती के दौरान सफेद फार्मिंग रैबिट्स को अक्सर लेवल अप करते देखा था, एक काले खरगोश को ऐसा करते देखना एक दुर्लभ अवसर था। तो उसने खरगोश का सिर थपथपाया और उसे विश्वास दिलाया कि वो धीरे धीरे एक सच्चा हंटर बन रहा है। खरगोश खुद से खुश होकर अपने तालियां बजा रहे भाई बहनों के सामने अपनी उपलब्धि दिखाने लगा। जब खरगोश खेल रहे थे, सियो जुन ने सुझाव दिया कि वो थोड़ा ब्रेक ले। इस इंटरमिशन के दौरान उसने कॉफी पीने का प्रस्ताव रखा। सियो जुन थियो से मिले टम्बलर को पकड़े हुए उसे खोलने पर बहुत खुश दिखा। उसके अंदर कॉफी होने का उसका शक सही साबित हुआ। टम्बलर के अंदर कॉफी के कई सैशेस भरे हुए थे, जिसे देखकर सियो जुन बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास था कि थियो और स्कैरम, जिस गॉब्लिन ने उसके साथ धोखा किया था, उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज छोड़ दी थी। उन्होंने टम्बलर को खोला ही नहीं था। सियो जुन मानता है कि अगर थियो को इस बारे में पता होता और उसने उसे कॉफी बेचने की कोशिश की होती, तो वो इसे हासिल करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देता।
एक पैकेट फाड़ते हुए सियोजुन उनकी इस भूल के लिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। उनकी अनजाने में हुई गलती की वजह से उसने एक कीमती आइटम मुफ्त में हासिल कर लिया था। सियोजुन ने कॉफी पाउडर को अपनी पानी की बोतल में डाला। भले ही उनके पास पानी उबालने या बर्फ बनाने के टूल्स नहीं थे, उसने कहा कि इस जगह पर सिर्फ कॉफी मिलना ही एक लग्जरी है। जबकि वो रेगुलर कॉफी या आइस्ड अमेरिकानो नहीं बना सकता था, कम से कम उसके पास कॉफी तो थी। सियोजुन ने फिर पॉइजन हनी बी को पानी की बोतल में थोड़ा शहद थूकने के लिए मनाया, उसे धन्यवाद कहते हुए। थोड़ा मिलाने के बाद आखिरकार उसने अपनी कॉफी बना ली। सियोजुन ने इस नए मिश्रण को हनी अमेरिकानो नाम दिया। गुफा के ठंडे पानी में घुला हुआ कॉफी पाउडर और पॉइजन हनी बी के गाढ़े शहद का मिश्रण, उसने इसे कड़वे और मीठे स्वाद का एकदम परफेक्ट संतुलन बताया। सियोजुन के अनुसार इस ड्रिंक का एक घूंट थकान और भूख मिटा सकता था। एक भरपूर घूंट लेने पर उसे ये काफी स्वादिष्ट लगा। उसने फिर अपने खरगोश साथियों को कॉफी ऑफर की। काले खरगोश ने इसे सबसे पहले ट्राई किया, लेकिन कड़वाहट से वो इतना हैरान हो गया कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। दूसरे खरगोश स्वाद के बारे में क्यूरियस होकर उन्हें भी वो ड्रिंक अपनी पसंद के हिसाब से बहुत कड़वा लगा। सियोजुन बस हंसा जब खरगोशों ने कॉफी थूक दी, ये कहते हुए कि शायद उनकी जीभ इंसानों की तुलना में कड़वे स्वाद के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन तभी उसे कुछ अनपेक्षित दिखता है। उसकी नजर हनी बी पर पड़ती है जो गुफा के अंदर एक छत्ते की तरफ उड़ रही थी। जब सियोजुन उसे आवाज लगाता है तो मक्खी उत्साह से उसे अपना छत्ता दिखाती है। वो उसे पूछता है कि क्या ये सच में एक छत्ता है, और अगले ही पल उसे एहसास होता है पॉइजन हनी बी आखिरकार उनके साथ रहने आ गई है। उसने कंफर्मेशन मांगा जो उसने दे दिया। इस खबर से सियोजुन और खरगोश बहुत खुश हो जाते हैं। सियोजुन कहता है कि कितना बुरा लगता था जब उसे हर रात घर लौटना पड़ता था। अब आखिरकार उसे लग रहा है कि वो एक परिवार है। इस खुशी के मौके पर सियोजुन एक पार्टी करना चाहता है, लेकिन अचानक उसे टावर मैनेजर से एक मैसेज मिलता है। ये क्वेस्ट था जिसमें 10 मैजिकल चेरी टोमेटोज मांगे गए थे। इस क्वेस्ट को पूरा करने का कोई रिवॉर्ड नहीं था, लेकिन मना करने की सजा थी निराशा। सियोजुन इस नए तरह के क्वेस्ट से हैरान रह जाता है। वो अंदाजा लगाता है कि क्योंकि वो क्वेस्ट्स को बार बार टाल रहा था, टावर मैनेजर ने थियो के साथ उसकी डील देखने के बाद शायद कुछ समझ लिया है। सियोजुन मन ही मन हंसता है, ये सोचते हुए कि टावर मैनेजर अब उसे धमका नहीं रहा है, बल्कि एक बेचारों जैसी रिक्वेस्ट कर रहा है। मैनेजर के लिए थोड़ा बुरा महसूस करते हुए सियोजुन क्वेस्ट पूरा करने के लिए अपने कुछ टोमेटोज देने का फैसला करता है। वो टोमेटोज दे देता है और टावर मास्टर उन्हें शुक्रिया के साथ स्वीकार करता है, यहाँ तक कि सियोजुन को धन्यवाद भी कहता है। हैरान होकर सियोजुन गर्व से कहता है कि मैनेजर को शुक्रिया अदा करते देखकर अच्छा लगा, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी दबे हुए अंदाज में उसकी बात मान ली। ये समझते ही वो निराश हो जाता है और उसे ध्यान नहीं रहता कि उसके पीछे हस्बैंड रैबिट शांति से कॉफी पी रहा है। कहीं और टावर की एक दूसरे फ्लोर पर एक गॉब्लिन टेबल पर एक ड्रिंक रखता है। पता चलता है कि ये गॉब्लिन स्कैरम है, वही जिसने थियो के साथ धोखा किया था। स्कैरम इस बात से चढ़ा हुआ था कि वो भोली बिल्ली अब तक वापस नहीं आई है, और उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो थियो की बात कर रहा है जिसने पिछली बार उससे सामान खरीदा था। एक दूसरा दोस्त स्कैरम की चालाकी की तारीफ करता है कि उसने बिल्ली को धोखा देकर लो क्वालिटी आइटम्स बेच दिए और वैसी ही ट्रिक्स सीखने की इच्छा जाहिर करता है। उनमें से एक फिर स्कैरम से पूछता है कि वो थियो को क्यों ढूंढ रहा है। स्कैरम अपनी वजह बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उस बिल्ली ने अपने सारे पैसे उससे सामान खरीदने में खर्च कर दिए और वो चिंतित है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आई है। वो कहता है कि अब तक तो थियो को ये शिकायत करने के लिए वापस आ जाना चाहिए था कि वो सामान नहीं बेच पाया। उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो सच में चिंतित है, और अगर थियो वापस आ गया तो वो क्या करेगा। स्कैरम जवाब देता है कि एक अच्छे आदमी की तरह वो थियो को अनदेखा करने का नाटक नहीं कर पाएगा। वो उस बिल्ली को एक ग्लास दूध पिलाएगा, उसे एक बड़े मौके के बारे में बताएगा और फिर उस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे कुछ पैसे उधार देगा। दूसरे गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी स्कैरम अपना असली प्लान बताता है। वो बताता है कि बेचारी बिल्ली को उससे लिए गए हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो भविष्यवाणी करता है कि थियो ना तो कर्ज चुका पाएगा और ना ही बढ़ता हुआ ब्याज। फिर स्कैरम एक खतरनाक चेहरा बनाता है, कहते हुए कि थियो मरते दम तक उसका गुलाम बन जाएगा। आखिर में दूसरे गॉब्लिन्स स्कैरम को एक जीनियस कहकर उसकी तारीफ करते हैं। उनमें से एक सुझाव देता है कि उसे थियो को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, क्योंकि इतना भोला इंसान आसानी से नहीं मिलता। लेकिन स्कैरम कॉन्फिडेंस से हंसता है, जवाब देते हुए कि उनके पास अभी भी बहुत समय है। वो अपने दोस्तों को सलाह देता है कि अपने शिकार का अंधाधुंध पीछा न करे, जिसे दूसरे गॉब्लिन्स उसके बेफिक्र एटीट्यूड से प्रभावित हो जाते हैं। फिर स्कैरम सुझाव देता है कि उन्हें आज की वॉन्डरिंग मर्चेंट सेल्स रैंकिंग चेक करनी चाहिए। दूसरा गॉब्लिन भी कहता है कि अब उसके अपडेट होने का समय हो गया है। वो अपने सामने इंफॉर्मेशन विंडोज खोलते हैं जिसमें उनकी सेल्स के अनुसार वॉन्डरिंग मर्चेंट्स के रैंक्स दिखाए जाते हैं। स्कैरम ने देखा कि वो 999 रैंक पर पहुंच गया है और इस बात से खुश था कि आखिरकार उसने टॉप 1000 में अपनी जगह बना ली। उसके दोस्त उसे टॉप 1000 में देखकर हैरान थे, क्योंकि उनकी तो अभी रैंकिंग भी नहीं आई थी। स्कैरम मनी मन हंसा, ये सोचते हुए कि उस भोली बिल्ली को वो सामान बेचना काम आ गया। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उससे उसका दिमाग चकरा गया। उसने देखा कि थियो 982nd रैंक पर था और दूसरे गॉब्लिन्स आपस में फुसफुसाने लगे
क्या ये वही बिल्ली नहीं है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे? अचानक स्कैरम चिल्लाया और जोर से टेबल पर हाथ मारा, ये पूछते हुए कि थियो इतने कम समय में इतने ऊंचे रैंक पर कैसे पहुंच गया। सीन फिर शिफ्ट होता है जहां थियो सेवजुन के पास लौट आया था। सेवजुन थियो पर चिल्लाया, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? थियो घबराए हुए चेहरे के साथ माफी मांगने लगा और वादा किया कि अगली बार भले ही सारा सामान बिक जाए, वो दूसरे फ्लोर्स पर जाकर खेलेगा नहीं। शॉक्ड होकर सेवजुन ने पूछा कि थियो कितने दिनों से खेल रहा था, जिस पर थियो ने जवाब दिया 4 दिन। लेकिन सेवजुन किसी और बात से हैरान था। उसने सोचा था कि सब कुछ बेचने में कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन थियो 14 दिन के अंदर ही गुफा में वापस आ गया था। 10 दिन के सफर और 4 दिन खेलने का हिसाब लगाकर सेवजुन को एहसास हुआ कि थियो ने 38 फ्लोर पर पहुंचते ही सारा सामान बेच दिया होगा। सेवजुन ने अपना हाथ थियो के कंधे पर रखा, एक डरावना और खतरनाक चेहरा बनाते हुए। उसने थियो से कहा कि अगर वो सेवजुन का गुस्से वाला रूप नहीं देखना चाहता तो सारी डिटेल्स बता दे। बिल्ली इतनी डरेली थी कि उसने सेवजुन और खरगोशों को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। सेवजुन ने पूछा, क्या हंटर्स ने सच में थोड़ी सी बातचीत के बाद ही सब कुछ खरीद लिया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन थियो ने जोर देकर कहा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने बताया। उसने 50 टावर कॉइन्स वाला बैग सेवजुन को सौंप दिया, जिसने उन्हें ठीक से वेरीफाई किया। उसने फिर थियो को कैट मर्चेंट एम्प्लॉय कहकर संबोधित किया, उसके अच्छे काम की तारीफ करते हुए। सेवजुन ने उसे उसका इंसेंटिव भी दिया, 2 टावर कॉइन्स। लेकिन थियो शॉक था। उसने सेवजुन से पूछा कि क्या वो होशियार सेल्स कैट थियो नहीं था। सेवजुन ने ठंडे अंदाज में उससे कहा कि उसे डिमोट कर दिया गया है। उसने थियो की सेल्समैनशिप पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि सारा सामान बेचने के बाद उसे वापस आने में 4 दिन लग गए। लेकिन फिर सेवजुन ने कहा कि अगर थियो अगली बार मेहनत करेगा तो उसकी सेल्स कैट की पोजीशन वापस मिल जाएगी और वो इंसेंटिव बढ़ाकर 5 कर देगा। थियो ने कहा कि वो समझ गया है और एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए मेहनत करने का वादा करता है। फिर सेवजुन थियो से पूछता है कि वो अब हमेशा अपने बिल्ली वाले एक्सेंट में क्यों बात कर रहा है। थियो कहता है कि उसने ऐसे ही जीने का फैसला किया है क्योंकि इंसानों को उसका ये रूप पसंद आता लगता है। सेवजुन हंसता है कहते हुए कि जल्दी सब उसका नाम जान जाएंगे। जब थियो पूछता है कि उसका क्या मतलब है तो सेवजुन समझाता है कि चेरी टोमेटो के स्टेटस विंडो पर किसान का नाम दिखाया जाता है, इसलिए लोग जल्दी उसे उस इंसान के रूप में पहचान लेंगे जिसने मैजिकल चेरी टोमेटो उगाए थे। ये शब्द थियो को इतना डरा देते हैं कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि वो मुसीबत में है। टावर में एक सिस्टम है जो सामान के स्रोत को छिपाता है। बिगिनर वॉन्डरिंग मर्चेंट्स को अमीर ट्रैवलिंग मर्चेंट से बचाने के लिए जो उनके सप्लायर्स को चुरा सकते हैं, और क्योंकि थियो अभी भी एक बिगिनर वॉन्डरिंग मर्चेंट है, एसियोजुन का नाम जबरदस्ती चेरी टोमेटोज के स्टेटस विंडो से छिपा दिया गया था। थियो को चिंता होने लगी कि जब एसियोजुन को सच्चाई पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा होगा। उसे डर था कि कहीं उसे एम्प्लॉय से डिमोट करके इंटर्न ना बना दिया जाए, या शायद वो एक पार्ट टाइमर ही बनकर रह जाए। थियो डरा हुआ था, और जब एसियोजुन थियो से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है तो थियो बात को टाल देता है, कहते हुए कि कुछ गलत नहीं है। वो एसियोजुन से चेरी टोमेटोज मांगता है ताकि वो उन्हें तुरंत बेचने जा सके। एसियोजुन उससे कहता है कि अभी बहुत जल्दी है और थियो को कुछ दिन आराम करना चाहिए। उसे अपनी हफ्तावारी पेमेंट भी लेनी थी, लेकिन थियो और टोमेटोज बेचने के लिए उत्सुक जोर देकर कहता है कि उसे काम करना चाहिए क्योंकि बाकी सभी बिजी हैं। थियो तेजी से उस खरगोश के पास जाता है जो तोड़े हुए टमाटोज ले जा रहा था और उन्हें अपने बंडल में डालने लगता है, जिससे खरगोश हैरान रह जाता है। ऐसा करने की उसकी वजह थी सामान के स्टेटस विंडो से कल्टीवेटर का नाम दिखने वाली रिस्ट्रिक्शन को हटाना, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका था, 1000 टावर कॉइन्स कमाना और एक मिड लेवल मर्चेंट बनना। सीन फिर अर्थ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो टावर के एडवेंचरर्स थे, फीनिक्स गिल्ड से, वही ग्रुप जिसे थियो ने मैजिकल चेरी टमाटोज बेचे थे। एक आदमी अपने दोस्तों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस पर शक कर रहे थे, दावा करते हुए कि जो वो बता रहा है वो नामुमकिन है। जब उनकी बातचीत चल रही थी तभी फीनिक्स गिल्ड के लीडर किम डोंगशिक को अपने स्मार्टफोन पर एक कॉल आती है। ये उसकी बेटी का मैसेज था जिसमें वो बता रही थी कि उसके लाए हुए चेरी टमाटोज कितने असरदार थे। उसकी सहेलियां उससे जल रही थीं और अब उससे और चाहिए थे। मैसेज में बेटी ने अपने पिता से अपनी प्यारी बेटी के लिए और खरीदने को कहा था। अपनी बेटी के शब्दों से प्रभावित होकर डोंगशिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डोंगशिक के पास खड़ा आदमी पूछता है कि क्या हुआ, और जवाब में डोंगशिक अपनी बेटी की कहानी बताता है। वो आमतौर पर अपनी डाइट की परेशानियों की वजह से हर चीज पर बड़बड़ाती रहती थी, लेकिन आज वो खुश थी और उसने उसके लिए अपना प्यार जाहिर किया था। उसने फिर कबूल किया कि उसने पिछली बार सिर्फ 20 चेरी टमाटोज ही खरीदे थे, बाकी अपने टीममेट्स के लिए छोड़ दिए थे। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी उन्हें इतना पसंद करेगी, वरना वो सारे के सारे खरीद लेता। एक दूसरा आदमी पूछता है कि क्या वो घूमने वाली बिल्ली द्वारा बेचे गए चेरी टमाटोज की बात कर रहा है, ये सोचते हुए कि लड़कियां उनके पीछे इतनी पागल क्यों है। लेकिन एक तीसरा आदमी चेरी टमाटोज के जादू की गवाही देता है। वो एक लड़की से मिल रहा था और उसने उसे चेरी टमाटोज गिफ्ट किए, जिससे उनका रिलेशनशिप काफी बेहतर हो गया था। उसके दोस्त शॉक्ड थे और उसकी कहानी पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे। उनमें से एक बताता है कि उसने भी चेरी टमाटोज खरीदे थे और उसके पास अभी भी कुछ बचे हैं। ये सुनते ही दूसरे 2 लोग फौरन उन चमत्कारी फलों के लिए बोली लगाने लगते हैं। हर कोई बचे हुए फल खरीदना चाहता था। एक तो हर फल के लिए 1 लाख तक देने का ऑफर करता है, लेकिन डोंगशिक उन्हें बीच में रोकता है, जोर देकर कि वो इस तरह नहीं कर सकते। वो अपने आदमियों को बाकी टीम को बुलाने का आदेश देता है। वो अभी के अभी 38 फ्लोर पर जा रहे हैं। भले ही डोंगशिक सीरियस था, उसके साथी कंफ्यूज थे। उन्होंने दलील दी कि उनके पिछले एक्सपेडिशन को ज्यादा समय नहीं हुआ है और एक और शुरू करने से बहुत से लोग शिकायत करेंगे।
जैसे ही वो अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे थे, टीम की महिला सदस्य कमरे में दाखिल होती हैं, ऐलान करते हुए कि वो जाने के लिए तैयार हैं। पुरुष सदस्य इधर उधर देखते हैं तो पाते हैं कि जेसिका और दूसरी लड़कियां जाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी पतली कमर दिखाने के लिए कपड़े पहने हुए थे, अपना वेट लॉस दिखाने के लिए पोज दे रही थी। एक लड़की मानती है कि उन्होंने पहले ही चेरी टमाटोज खरीदने के लिए टावर कॉइन्स तैयार कर लिए हैं। हालांकि वो खुद को ठीक करते हुए कहती है कि उन्होंने एक्सपेडिशन के लिए कॉइन्स इकट्ठा किए हैं। जेसिका भी ऐसी ही गलती करती है। इस पुष्टि के साथ डोंगशिक अपनी टीम को उसके पीछे आने का आदेश देता है। लड़के एक्सपेडिशन पर जाने के लिए उत्सुक थे और लड़कियां चेरी टमाटोज हासिल करने के लिए उतनी ही एक्साइटेड थी। जैसे ही डोंगशिक अपने ग्रुप को ले जाता है, वो मन ही मन फैसला करता है कि वो मैजिकल चेरी टमाटोज हासिल करके ही रहेगा और एक महान पिता बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे सीन टावर के अंदर शिफ्ट होता है, जहां थियो बीच के लेवल से गुजर रहा था, ये सोचते हुए कि वो अपने 1000 टावर कॉइन्स के सेल्स टारगेट तक कब पहुंचेगा। वो काफी निराश और थका हुआ लग रहा था। थियो नोट करता है कि वो अपने बंडल में सिर्फ 150 चेरी टमाटोज ही स्टोर कर सकता है और भले ही वो पूरी तरह से बेच दे, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 से ज्यादा बार आना जाना पड़ेगा। थियो इन उलझे हुए विचारों को फिलहाल के लिए अलग रखने का फैसला करता है और अपनी कमाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करता है। वो अभी 38th फ्लोर पर था। ये वही जगह थी जहां वो पिछली बार उस इंसानों की पार्टी से मिला था। थियो सोचने लगा कि क्या ये वही जगह है जहां वो लोग पहले इकट्ठा हुए थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए आसपास नजर दौड़ाता है, लेकिन उल्टा वही उसे पहले ढूंढ लेते हैं। उसे देखते ही वो उत्साह से अपने साथियों को उस घूमने वाले मर्चेंट बिल्ली के बारे में बताते हैं। हैरान होकर थियो अपने सामने खड़े आदमी से पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहे थे। आदमी इस बात की पुष्टि करता है और बताता है कि वो पिछले 3 दिन से इसी फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कब लौटेगा। वो पूछता है कि क्या थियो के पास फिर से मैजिक चेरी टमाटोज हैं। थियो सुन रह जाता है जब उस आदमी ने बताया कि वो सिर्फ चेरी टमाटोज खरीदने के लिए 3 दिन से इस खतरनाक इलाके में रुके हुए थे। आदमी थियो से पूछता है कि क्या चेरी टमाटोज की कीमत अभी भी 0.05 टावर कॉइन्स पर पीस है। लेकिन ज्यादा कमाने का मौका देखते हुए थियो फौरन उस आदमी को बताता है कि टमाटोज की कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने की बात सुनकर आदमी शॉक्ड हो जाता है और उसके रिएक्शन से डोंगशिक का ध्यान उस तरफ जाता है। डोंगशिक पास आकर नई कीमत के बारे में पूछता है। थियो से बताता है कि अब ये 0.07 टावर कॉइन्स पर टमाटो है। बाहर से शांत दिखने के बावजूद थियो अंदर से नर्वस था। सोच रहा था कि कहीं उसने कीमत कुछ ज्यादा ही तो नहीं बढ़ा दी। उसकी राहत के लिए डोंगशिक नई कीमत से परेशान नहीं हुआ और 200 फल खरीदने की इच्छा जाहिर की थियो के सामने टावर कॉइन्स का एक पाउच फेंकते हुए। यहाँ तक कि दूसरे टीम मेंबर्स को भी कीमत ठीक लगी। उनका कहना था कि इतनी कीमती चीज सस्ते में नहीं बेची जानी चाहिए। उन्होंने ये डर भी जाहिर किया कि कहीं वो चेरी टमाटोज खरीदने का मौका गंवा ना दे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अगली बार कब मिलेंगे। फिर वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही थियो का सारा सामान एक बार फिर बिक गया। वो खुश था, लेकिन इस बात से हैरान भी था कि उसने कितनी आसानी से सब कुछ बेच दिया। उसकी टोकरी खाली थी और उसके सामने टावर कॉइन से भरे पाउचेस पड़े थे। कीमत बढ़ने के बावजूद सारे 150 चेरी टमाटोज पलक झपकते ही बिक गए। डोंगशिक थियो से पूछता है कि वो दोबारा कब आएगा। थियो पूछता है कि क्या डोंगशिक उसी जगह पर उसका इंतजार करेगा और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लगभग 10 दिन में वापस आ सकता है। इस जवाब से डोंगशिक खुश होकर हैरान हो जाता है, कहते हुए कि एक क्वेस्ट पूरा करने के बाद दोबारा इकट्ठा होने के लिए 10 दिन का समय बिल्कुल ठीक है। वो थियो को विश्वास दिलाता है कि वो 10 दिन में और चेरी टमाटोज खरीदने वापस आएंगे। इस बातचीत के बाद डोंगशिक अपनी टीम को तैयार होने का निर्देश देता है, कहते हुए कि वो अब स्पाइडर क्वेस्ट खत्म करके टावर से बाहर निकलेंगे। टीम मेंबर्स एक्शन के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ थियो मन ही मन हंसता है, ये सोचते हुए कि उसे रेगुलर कस्टमर्स मिल गए हैं। 1000 टावर कॉइन्स इकट्ठा करना और एक मिडिल लेवल मर्चेंट बनना अब पहुंच में लग रहा था। उसका प्लान था कि कॉइन्स जमा करने के बाद वो सेजुन को अपने वेंडर के रूप में सामने लाएगा और अपना सेल्स कैट का टाइटल वापस हासिल करेगा। जैसे ही थियो निकलने वाला था, उत्सुक लड़कियों का एक ग्रुप उसे रोकता है, उसे मिस्टर कैट कहकर बुलाते हुए। उनके इरादों के बारे में क्यूरियस होकर थियो सुनता है जब लड़कियां आपस में बातें करती हैं। उनमें से एक कहती है कि वो सच में एक जैसे दिखते हैं, जिस पर दूसरी लड़की सहमत होती है। लेकिन थियो ने बीच में रोककर साफ करता है कि उसका नाम मिस्टर कैट नहीं बल्कि थियो है। सामने वाली लड़की माफी मांगती है और अपना परिचय सुहा के रूप में देती है। थियो फिर उससे पूछता है कि उसके एक जैसे दिखने से क्या मतलब था, और सुहा जवाब देती है कि थियो एक ऐसी बिल्ली जैसा दिखता है जिसे वो जानती है। थियो से कहता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है और दावा करता है कि वो दुनिया की इकलौती हैंडसम बिल्ली है। वो ये कहते हुए निकलने के लिए मुड़ता है कि वो बिजी है, लेकिन सुहा घबराहट में अपने पर्स में कुछ ढूंढती है और उसे एक पल रुकने के लिए कहती है। वो अपने पर्स से एक लंबा लाल पैकेट निकालती है और थियो सोचने लगता है कि ये क्या है। सुहा पूछती है कि क्या वो चूरू खाना चाहेगा, जो एक मशहूर कोरियन कैट स्नैक है। जैसे ही वो एक बाइट लेने के लिए अपना मुंह खोलता है, थियो पूछता है कि चूरू क्या होता है, कहते हुए कि वो आमतौर पर सिर्फ भुनी हुई मछली ही खाता है। लेकिन स्नैक की लज्जत से अभिभूत होकर वो बीच में ही रुक जाता है। वो उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे चाटना बंद नहीं कर पाता, पूछते हुए कि वो कौन सा फ्लेवर खा रहा है। भले ही इसकी महक मछली जैसी थी, इसका स्वाद थोड़ा मेवे जैसा था और उसके मुंह में घुल रहा था। पैकेट जल्दी से खत्म करने के बाद थियो सुहा से पूछता है कि क्या उसके पास और है। वो बताती है कि उसके पास दूसरे फ्लेवर्स भी हैं और वो उत्साह से उसे और देने के लिए कहता है। सुहा इस शर्त पर मान जाती है कि वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाएगा।
ये जाने बिना कि फोटोग्राफ क्या होता है, थियो सारे चूरू पैकेट्स के बदले में फौरन प्रस्ताव मान लेता है। सुहा अपना स्मार्टफोन निकालती है, थियो को स्क्रीन पर देखने और पीस कहने का निर्देश देती है और वो फोटो के लिए पोज देते हैं। थियो खुशी से चूरू पैकेट्स चाटे हुए निकल जाता है, जबकि सुहा उसे अलविदा में हाथ हिलाती है। उसकी सहेलियां हैरान थी, कहते हुए कि ये पहली बार है जब उन्होंने किसी को टावर के अंदर कैट स्नैक्स लाते हुए देखा है। वो सुहा से पूछती हैं कि क्या उसे थियो उम्मीद से ज्यादा क्यूट लगा। एक और लड़की कहती है कि सुहा को इतना खुश मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगा और पूछती है कि क्या वो अगली बार थियो से मिलने वापस आएगी। सुहा थियो के साथ खींची हुई तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि वो जरूर दोबारा आएगी। अब हम स्योजुन की गुफा के सीन में पहुंचते हैं। काला वॉरियर रैबिट पानी में है और स्योजुन उसे प्रोत्साहित कर रहा है, उसे स्पेशल स्विमिंग ट्रेनिंग दे रहा है। दूसरे खरगोश भी काले खरगोश को किनारे से देख रहे हैं। स्योजुन खरगोश को अपने शरीर को ढीले छोड़ने और हरे प्याज के पत्तों से बने फ्लोटिंग ट्यूब को आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। खरगोश उसके निर्देशों का पालन करता है और स्योजुन उसके अच्छे काम की तारीफ करता है। सुरक्षा के लिए स्योजुन समझाता है कि उसने उन छेदों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है जहां से पिराहनाज आते हैं। भले ही उसने अपनी इस रुकावट की प्रभावशीलता को कई बार चेक किया है, वो मानता है कि वो अभी भी नर्वस है। काला खरगोश अब काफी अच्छा हो गया था। अब स्योजुन चाहता है कि वो अपने फ्लोटिंग ट्यूब के बिना तैरने का अभ्यास करे। स्योजुन नोट करता है कि ये उस समय की तुलना में एक बड़ा विकास है जब काला खरगोश लेवलिंग अप के बाद उत्साह में पानी में कूदने से लगभग मर ही गया था। स्योजुन हैरान रह गया था, उसे डर था कि खरगोश को पिराहनास खा जाएंगे। स्योजुन उस भयानक सीन को याद करता है। काला खरगोश तालाब में अपने पेट के बल बेहोश तैर रहा था और स्योजुन घबरा गया था। माँ खरगोश अपने बच्चे के लिए इतनी डर गई थी कि वो बेहोश हो गई, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। पिराहनास ने हमला नहीं किया। स्योजुन कहता है कि उस घटना के बारे में सोचकर ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और काला खरगोश घबराहट में हंसता है। अब जब काला खरगोश पानी से बाहर आ गया है तो उसके भाई बहन बारी बारी से तैरना सीख रहे हैं। पानी में खेलने के बाद थका हुआ स्योजुन कुछ मीठा खाने की इच्छा जाहिर करता है। वो अपने बैग में अपना शहद ढूंढने के लिए हाथ डालता है, लेकिन पता चलता है कि बोतल खाली है। स्योजुन ने पिछली बार जमा किया हुआ सारा शहद पहले ही खत्म कर दिया था। शहद के बारे में सोचते हुए स्योजुन को पॉइजन हनी बी की याद आती है, जो कुछ दिन पहले गुफा में अपना छत्ता यानी हाइव लगाने के बाद से बाहर नहीं आई है। स्योजुन सोचता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे शॉक कर देता है। छत्ते के चारों तरफ बहुत सारी छोटी पॉइजन हनी बीज थी। स्योजुन उनकी इन्फॉर्मेशन विंडो पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो पॉइजन हनी बी की संतान है। स्योजुन हैरान है, उसने हनी बी को चेक किए हुए काफी समय हो गया है और अब घोंसले के चारों तरफ इतने सारे बच्चे थे। स्योजुन सोचता है कि क्या ये सारे बच्चे उसी हनी बी के हैं जिसे वो जानता है। उसने आज से पहले उन्हें नोटिस ही नहीं किया था। कुछ सोचने के बाद स्योजुन फैसला करता है कि क्योंकि उसने मक्खी को थोड़े समय से नहीं देखा है और क्योंकि अब उसके बच्चे हैं, उसे बधाई देनी चाहिए। अपने टमाटर के खेतों पर नजर डालते हुए स्योजुन कहता है कि वो बिना तोहफे के उससे मिलने नहीं जा सकता। फिर वो इकलौता तोहफा लेता है जो वो इस जगह पर दे सकता है, टमाटर के फूल। लेकिन बेबी पॉइजन बीज उत्सुक हो जाते हैं जब वो स्योजुन को अपने घोंसले के पास आते देखते हैं। स्योजुन हनी बी को आवाज देता है और पूछता है कि क्या वो एक पल के लिए बाहर आ सकती है। उसके हाथ में टमाटर के फूलों का गुलदस्ता है और 2 खरगोश उसके साथ है। स्योजुन ने समझाता है कि उसके पास उसके लिए एक हाउस वार्मिंग गिफ्ट है, लेकिन तभी वो अचानक नोटिस करता है कि बेबी मक्खियां आक्रामक लग रही हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो गुस्से में स्योजुन की तरफ उड़ रही थीं। मक्खियों को उनकी तरफ आते देखकर फार्मर रैबिट्स भाग जाते हैं। स्योजुन हक्का बक्का रह जाता है और काला खरगोश उनसे लड़ने के लिए अपना हथौड़ा बुला लेता है। स्योजुन मक्खियों से उनके इरादों के बारे में पूछता है, उनसे विनती करते हुए कि वो जो भी प्लान कर रही हैं उसे आगे ना बढ़ाएं क्योंकि वो दुश्मन नहीं है। जैसे ही वो बोलता है, छत्ते के अंदर कोई उसकी बात सुन रहा होता है। मक्खियां खतरनाक और धमकी देने वाली लग रही थी और काला वॉरियर रैबिट उनसे लड़ने के लिए तैयार था। स्योजुन उसे मक्खियों से ना लड़ने का निर्देश देता है, लेकिन वो जानता है कि शायद खुद को बचाने का यही एक तरीका है। मक्खियां गुस्से में स्योजुन पर हमला करती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है उनके डंक का इंतजार करते हुए, लेकिन तभी मक्खियां अचानक रुक जाती हैं। स्योजुन अपनी आंखें खोलता है और एक ऐसे जीव को देखता है जिसे वो नहीं पहचानता। एक बड़ी मक्खी जैसी आकृति जिसके सर पर ताज था उसकी तरफ उड़ रही थी। हैरान होकर स्योजुन सवाल करता है कि क्या वो सच में वही पॉइजन हनी बी हो सकती है जिसे वो जानता है। एक इंसान जैसी दिखने वाली हनी बी जिसे बेबी मक्खियां घेरे हुए थी, जो सच में उसकी संतान थी, स्योजुन के सवाल का अपनी भाषा में जवाब देती है। स्योजुन उसकी इन्फॉर्मेशन विंडो पढ़ सकता था। वो एक पॉइजन क्वीन हनी बी थी। स्योजुन बस मुंह खोले उसे देखता ही रह गया और काले वॉरियर रैबिट का भी यही हाल था। स्योजुन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में वही हनी बी हो सकती है जिसे वो जानता था। सीन बदलता है और हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो बहुत नर्वस लग रही थी। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वो ध्यान से किताब पढ़ रही थी जिसका नाम था अल्टीमेट गाइड फॉर टावर मैनेजर्स। किताब में लिखा था कि पॉइजन हनी बीज आम कीड़े नहीं बल्कि डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोई पॉइजन हनी बी इंसान के साथ दोस्ताना हो या इंसान जैसे जीव में बदल जाए। उसने उलझन में अपना सिर हिलाया, सोचते हुए, तो फिर ये पॉइजन भी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। फिर उसने अपनी क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा। उसमें वो स्योजुन और हनी बी को एक दूसरे को घूरते हुए देख सकती थी।
उसने फैसला किया कि वो फिलहाल उन पर गहरी नजर रखेगी और बाद में अपने समझदार दादाजी से इस अजीब घटना के बारे में पूछेगी। वापस सीन में सियोजन सच में हैरान था। पॉइजन हनी भी एक खूबसूरत इंसान जैसी बी में बदल चुकी थी और यहाँ तक कि काला खरगोश भी सुन रह गया था। वो इतना शॉक्ड था कि उसका वॉर हैमर उसके पंजों से फिसल गया। उसका मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। सियोजन बी की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम वही छोटी सी पॉइजन हनी भी हो? बी ने उसे एक बड़ी सी खुशनुमा मुस्कान दी और हाँ में सिर हिलाया। ये सुनकर सबकी आंखें और भी फैल गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। काला खरगोश, जिसका मुंह शुरू से ही खुला था, उसने अपना मुंह और भी बड़ा कर लिया। सियोजन अभी भी हैरान धीरे से बोला, तुम बहुत बदल गई हो। जवाब में इंसान जैसी दिखने वाली पॉइजन बी ने क्यूटली पोज दिया। उसने अपनी एक आंख मोड़ी, अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और फिर अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ सियोजन को आंख मारी। और फिर उस छोटी सी बी के इस रूप में आने की कहानी शुरू होती है। जिस दिन उस छोटी बी ने पहली बार सियोजन की गुफा से नेक्टर पिया था, उसके शरीर में अचानक बदलाव आने लगे थे। वो जितना नेक्टर पीती, ये बदलाव उतने ही साफ दिखने लगे थे। उसके शरीर से एक तेज महक आने लगी जिससे दूसरी मक्खियां परेशान हो जाती थी और उसका वजन भी काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसकी कॉलोनी की क्वीन बी भी उससे सावधान हो गई और उसके प्रति आक्रामक बर्ताव करने लगी। छोटी बी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि सब उसके साथ अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उसके अंदर अंडे देने की क्षमता विकसित हो गई थी। भले ही इस खोज ने उसे हैरान कर दिया, उसने इसे इंडिपेंडेंट बनने का एक मौका समझा। अपना पुराना छत्ता पीछे छोड़कर उसने सियोजन की गुफा के अंदर एक नया छत्ता बनाने का फैसला किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। अपने नए छत्ते के अंदर वो मक्खी कई दिनों तक चुपचाप दर्द सहती रही। आखिरकार कई ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद वो उस इंसान जैसे रूप में इवॉल्व हो गई जिसे हम अब देख रहे हैं। आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो खुद अपनी शक्ल देखकर हकी बक्की रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो एक क्वीन बी बन चुकी है। वर्तमान में लौटते हुए सियोजन चेहरे पर मुस्कान लिए बी को क्वीन बनने पर बधाई देता है। वो मानता है कि टाइमिंग थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन वो उसके लिए तोहफा लाया है। जैसे ही सियोजन उसे टमाटर के फूलों का गुलदस्ता पेश करता है, क्वीन भी बहुत भावुक हो जाती है। वो फूलों को देखती है और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। खुशी से अभिभूत होकर वो सियोजन की तरफ दौड़ती है और उसे कस के गले लगा लेती है। अपने गाल उसके गाल से रगड़ने लगती है, बिल्कुल जैसे वो छोटी होने पर करती थी। जबकि दूसरी मक्खियां उत्सुकता से देखती हैं। फिर अपनी माँ को सियोजन के साथ इतना दोस्ताना होते देखकर बेबी मक्खियों ने सोचा कि उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए और वो उसके पास उड़कर आ गईं, उससे लिपट गईं और उसे अपना नया दोस्त बनाने लगी। इस अजीब घटना को हुए कुछ दिन बीत चुके थे। हम देखते हैं कि सियोजन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन काला खरगोश उसका प्याज वाला कंबल खींचकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि हस्बैंड और वाइफ रैबिट्स दूर से चिल्ला रहे थे। अभी भी आधा सोया हुआ सियोजन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि बेबी रैबिट्स उसका हाथ पकड़े हुए हैं, उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हस्बैंड रैबिट ने एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ एक चीज की तरफ इशारा किया, एक नीली गाजर। ऐसा लगता था कि इस बार जब सियोजन रात भर सोता रहा तब ब्लू मून गुजर चुका था। ये देखते ही सियोजन नींद में ही उठ खड़ा हुआ। जब वो और बाकी सभी खरगोश उस जादुई नीली गाजर के पास इकट्ठा हुए तो उसने कहा, मैंने सोचा था कि इस बार ब्लू मून का फसलों पर असर नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी छोटे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि असर तो हुआ था। उसने इसे जल्दी काटने का एक अच्छा मौका समझा। जब खरगोश उत्साह से गाजर को घूर रहे थे, सियोजन को एहसास हुआ कि इसीलिए उन्होंने उसकी नींद खराब की और उसे यहाँ जल्दी में लाए थे। दृढ़ निश्चय के साथ उसने गाजर को जमीन से बाहर खींचकर काटने का फैसला किया। हस्बैंड रैबिट अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। सियोजन ने गाजर को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। एक ही झटके में उसे जमीन से बाहर निकाल लिया। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान आ गई और खरगोश हैरानी से वहां खड़े थे। उनके मुंह एक्साइटमेंट से खुले हुए थे। गाजर का साइज काफी अच्छा था। जब सियोजन ने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की तो उसे पता चला कि ये एक जादुई गाजर थी जिसे एजिलिटी कैरेट कहते हैं। ब्लू मून ने गाजर को एक स्पेशल पावर दी थी, जो कोई भी इस गाजर को खाएगा उसके एजिलिटी स्टैट्स परमानेंट रूप से 0.05 बढ़ जाएंगे। सियोजन गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि गाजर का रैंक E+ था और उसे काटने के लिए 50 की जगह 70 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे। उसके लेवल 2 के स्किल हार्वेस्ट की प्रोफिशिएंसी में भी काफी सुधार हुआ। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो खरगोशों के साथ बैठ गया और उनसे कहा कि वो इस गाजर का हकदार नहीं है। इसे उगाने के लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। उसने उन्हें वो जादुई गाजर दे दी। ये सुनकर खरगोश बहुत खुश हो गए और सियोजन ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे भविष्य में भी उसकी मदद करते रहने को कहा। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट रैबिट ने जादुई गाजर पकड़ी हुई है, जबकि मॉमी रैबिट और काला खरगोश उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। अचानक सिकल वाले बेबी रैबिट्स में से एक ने सबके लिए गाजर को काटने का प्रस्ताव रखा। हस्बैंड रैबिट ने गाजर को हवा में उछाला और उसने एक ही झटके में फुर्ती से उसके 7 बराबर टुकड़े कर दिए। दूसरे बेबी रैबिट्स लार टपकाते हुए मुंह खोले उम्मीद से देख रहे थे।
जैसे ही सिकल वाली रैबिट जमीन पर वापस आई, गाजर के बराबर टुकड़े हर खरगोश के हाथ में आ गिरे। ये देखकर सियोजुन ने सिकल वाली रैबिट के स्किल की तारीफ की और वो गर्व से एक विजयी पोज में खड़ी हो गई, हाथ में गाजर का टुकड़ा लिए, जबकि दूसरे खरगोश उसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सिकल वाली रैबिट खुशी से अपने गाजर के हिस्से का आनंद ले रही है, हर बाइट का स्वाद लेते हुए। लेकिन काला खरगोश मुंह बनाए बैठा था, उसे लग रहा था कि उसका टुकड़ा दूसरों से छोटा है। आगे सियोजुन उन चेरी टमाटर को काटने जाता है जिन्हें ब्लू मून की एनर्जी का आशीर्वाद मिला था। वो धीरे से 5 टमाटर को प्याज के पत्तों से बनी एक ट्रे में रखता है। उसे याद आता है कि टावर मैनेजर ने उसे एक नीला चेरी टमाटर ऑफर करने का क्वेस्ट दिया था और ये क्वेस्ट पूरा करने का बिल्कुल सही मौका लग रहा था। जब उसने टावर मैनेजर को बुलाया तो ब्लू मैजिक टमाटर सियोजुन के हाथ से गायब हो गया, जिससे साफ हो गया कि क्वेस्ट पूरा हो चुका है। मैनेजर ने टमाटर स्वीकार कर लिया और सियोजुन का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सियोजुन ने मैनेजर से कहा कि अगर आप सच में ही इतनी शुक्रगुजार हैं तो रिवॉर्ड में मुझे एक स्पेशल स्किल दे दीजिए। टावर मैनेजर ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगी और उसे बाद में कुछ देगी, लेकिन सियोजुन क्यूरियस था कि उसके सोचने का क्या मतलब है। जैसे ही वो कुछ और पूछने वाला था, थियो की जोर से चिल्लाने की आवाज ने उसे रोक दिया। थियो को देखकर सियोजुन एक्साइटेड हो गया और उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने देखा कि थियो को बेबी पॉइजन बीज ने घेर रखा था जो हमला करने के लिए तैयार लग रही थी। थियो एकदम शांत खड़ा था, उसके पंजे खुले हुए थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। काला खरगोश बस बिना कुछ किए देख रहा था। थियो ने सियोजुन से कहा कि वो मक्खियों से उसे नुकसान न पहुंचाने के लिए कहे। तब सियोजुन को एहसास हुआ कि जब पॉइजन हनी बीज अंडों से निकली थी तब थियो वहां नहीं था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं रही थी और उसने सोचा कि कहीं मक्खियां उसे खतरा तो नहीं समझ रही। फिर थियो एक डरी हुई बिल्ली की तरह हरकत करने लगा, अपनी पूंछ फुलाकर मक्खियों पर फुंकार मारने लगा, जबकि मक्खियां अपनी लाल आंखों में डर लिए हमला करने की तैयारी कर रही थीं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सियोजुन ने थियो को उठाया और उसके साथ गाल रगड़ने लगा, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि थियो दुश्मन नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा है। जब सियोजुन गाल रगड़ता रहा तो थियो ने शिकायत की कि उसे गुदगुदी हो रही है। ये देखकर बेबी हनी बीज ने फैसला किया कि थियो उनका भी दोस्त है और वो सब शांत होकर पीछे हट गई। लेकिन तभी सियोजुन को छींक आ गई क्योंकि थियो के कुछ बाल उसकी नाक में घुस गए थे। फिर थियो ने सियोजुन को बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे भाई कह के बुलाने लगा। हैरान होकर सियोजुन ने थियो का गाल खींचा। उसने पूछा कि थियो अचानक उसे भाई क्यों बुला रहा है। सियोजुन ने मजाक किया कि वो बॉस है और थियो वर्कर, वो दोनों एक जैसे नहीं थे। सियोजुन के इस मजाक से थियो के गाल खिंच गए। उसने समझाया कि सियोजुन ने ही कहा था कि वो एक परिवार है, लेकिन उसने हद से आगे बढ़ने के लिए माफी मांगी और माना कि अब उसका गाल दुख रहा है। सियोजुन ने उसका गाल छोड़ दिया और फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ काम की बात पर आ गया। सियोजुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थियो को एम्प्लॉय कहकर उससे चेरी टोमेटोज की बिक्री से कमाए गए पैसे दिखाने को कहा ताकि वो हिसाब किताब शुरू कर सके। थियो अभी भी अपना दुखता हुआ गाल मलते हुए सियोजुन को एक फूला हुआ पाउच देता है। जब सियोजुन पाउच खोलता है तो वो उसे टावर कॉइन से भरा पाकर हैरान हो जाता है। उन्हें गिनने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसमें 75 टावर कॉइन्स थे। सियोजुन थियो की मेहनत की तारीफ करता है, उसके प्रयासों को सराहते हुए। लेकिन थियो के पास एक और सरप्राइज था। गर्व भरे चेहरे के साथ वो उत्साह से सियोजुन को एक और पाउच दिखाता है और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ गर्व से ऐलान करता है कि लोग बहुत लंबे समय से चेरी टोमेटोज खरीदने का इंतजार कर रहे थे। उसने इंसानों से चेरी टोमेटोज के लिए एक्स्ट्रा 0.02 टावर कॉइन्स चार्ज किए और उन्होंने फिर भी उन्हें खरीद लिया। फिर सियोजुन ने दूसरे बैग में एक सीरियस चेहरे के साथ देखा। थियो ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो हैरान है। उसने गर्व से कहा कि उसे पता था कि उसने अच्छा काम किया है और पूछा कि क्या अब उसे सेल्स कैट थियो बुलाया जा सकता है। लेकिन उस सवाल का सीधा जवाब दिए बिना सियोजुन थियो को उसका इंसेंटिव देता है। उसने कहा कि थियो ने मेहनत की है, इसलिए ये एक बोनस है। उसने थियो को 2 टावर कॉइन्स दिए और उसे फिर से एम्प्लॉई कहा, लेकिन इस बार चेहरे पर मुस्कान के साथ। थियो दुखी होकर सियोजुन से पूछता है कि क्या उसे कोई दूसरा टाइटल दिया जा सकता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। वो सोचता है कि उसे सेल्समैन कैट का टाइटल क्यों नहीं दिया जा सकता। सियोजुन उसे प्यार से समझाता है कि वो अभी भी उस पोजीशन तक पहुंचने से बहुत दूर है और उसे इसे हासिल करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर थियो निराश हो जाता है और काला वॉरियर रैबिट उसकी पीठ सहलाकर उसे सांत्वना देता है। थियो अपनी निराशा निकालता है, ये बताते हुए कि एक सेल्स कैट बनना कितना मुश्किल था। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन चुपके से मुस्कुरा रहा था, कुछ सोचते हुए। उसे पहले से ही पता था कि थियो ने टावर मैनेजर के दखल के कारण टोमेटोज को ज्यादा कीमत पर बेचा था। टावर मैनेजर थियो पर जासूसी कर रहा था और उसने सियोजुन को इस बारे में जानकारी दी थी कि बिल्ली मर्चेंट हर चेरी टोमेटो पर ज्यादा पैसे कमा रहा था। सियोजुन मन ही मन हंसता है, ये सोचते हुए कि उसे इतनी कीमती जानकारी के लिए टावर मैनेजर को एक और ब्लू मून फ्रूट इनाम में देना चाहिए। लेकिन सियोजुन का ध्यान कुछ चूसने की आवाजों से भटक जाता है। वो मुड़कर देखता है तो पाता है कि थियो चैन से बैठा है, हाथ में एक कैट ट्रीट पकड़े हुए और मजे से उसे चूस रहा था। थियो बेहद खुश और संतुष्ट लग रहा था।
उत्सुकता से सेओजुन थियो से पूछता है कि वो क्या खा रहा है। थियो जवाब देता है कि इसे चूरू कहते हैं। सेओजुन हैरान हो जाता है और पूछता है कि थियो को चूरू कहाँ से मिला। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि पीछे एक बेबी रैबिट भी चूरू चूसने लगा है। थियो गर्व से सेओजुन को कैट ट्रीट से भरा एक बैग दिखाता है, समझाते हुए कि उसे ये एक इंसान लड़की के साथ एक फोटो खिंचवाने पर मिले थे। वो आगे बताता है कि जो कैट ट्रीट वो इस वक्त एंजॉय कर रहा है उसका स्वाद चिकन जैसा है, लेकिन सैल्मन फ्लेवर वाले उसके फेवरेट थे। ये देखकर सेओजुन सच में आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि थियो ने जो कहा, एक इंसान ने उसे वो स्नैक्स दिए थे। टावर के बाहर से सामान लाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला वैनिशिंग, वही तरीका जिससे सेओजुन खुद टावर में आया था। जब नए लोग इस तरह टावर में प्रवेश करते थे तो वो अपने साथ जो भी चीजें लाते वो टावर में भी उनके पास रह जाती थी। क्योंकि उन्हें पहले फ्लोर पर समन किया जाता था, इसलिए उनके लाए सामान अधिकतर व्यापार या शुरुआती जरूरतों के काम आते थे ताकि वो टावर में आगे बढ़ सके। टावर में सामान लाने का दूसरा तरीका था जब कोई अवेकेंड हंटर जानबूझकर कुछ लेकर अंदर आता था। नियम के अनुसार टावर में केवल 1 किलोग्राम बाहरी सामान लाना मुमकिन था, लेकिन टावर से बाहर जाते वक्त उस पर कोई सीमा नहीं थी। अधिकतर हंटर्स अपने जरूरी सामान जैसे हंटर स्मार्टफोन या हंटर फोन साथ लाते थे। ये एक खास डिवाइस था जो सोलर पावर से चार्ज होता था और टावर के हमेशा धूप वाले एनवायरनमेंट में ये बहुत काम आता था। इसके अलावा कुछ हंटर्स सिगरेट्स, इंस्टेंट फूड या एनर्जी ड्रिंक्स भी लाते थे ताकि ऊपरी फ्लोर्स पर चढ़ते समय उनका मनोबल बना रहे। लेकिन कैट स्नैक्स जैसी चीजें लाना जो टावर सर्वाइवल से बिल्कुल असंबंधित थी, ये सिर्फ और सिर्फ किसी के शौक का मामला लगता था। जैसे ही सेओजुन सोच रहा था कि कोई हंटर आखिर कैट स्नैक्स क्यों लाएगा, इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाता, उसके दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। वो खुद से कहता है, मैं तो सच्चा जीनियस हूँ। इसी बीच थियो सेओजुन को अकेले में एक अजीब सी डरावनी मुस्कान देते हुए देखता है और सोचने लगता है कि क्या सेओजुन को उसका थोड़ा चूरू चाहिए। घबराया हुआ थियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है, सेनपाई क्या आप थोड़ा लेना चाहेंगे? अगले ही पल सेओजुन उसे एक चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ देखता है और तेजी से थियो से चूरू छीन लेता है, जोर से ऐलान करते हुए, ये जब्त कर लिया गया है। इस अचानक झटके से थियो अपनी पूंछ पर गिर जाता है। थियो अपना चूरू वापस पाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ सेओजुन की शर्ट पकड़कर खींचता है, उससे विनती करते हुए कि वो उसे वापस दे दे। वो जल्दी से समझाता है, मैंने एक इंसान लड़की के साथ एक फोटो खिंचवाने पर कमाया था। सेओजुन गुस्से से जवाब देता है, यही तो प्रॉब्लम है, तुमने एक इंसान लड़की के साथ फोटो के बदले डील की। गुस्से वाले चेहरे के साथ वो थियो से कहता है कि उसकी शर्ट खींचना बंद करे क्योंकि वो फट सकती है। सेओजुन समझाता है कि उसके पास ऐसी सिर्फ एक ही टी शर्ट है। आंखों में आंसू लिए और अभी भी सेओजुन की शर्ट पकड़े हुए थियो सुनता है जब सेओजुन उसे समझाता है कि कंडीशन नंबर 3 में साफ साफ लिखा था कि थियो को सेओजुन की परमिशन के बिना दूसरों के साथ कोई डील करने की इजाजत नहीं थी। सेओजुन बताता है कि थियो के इस काम ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। थियो अपनी गलती समझकर घबरा जाता है और डर जाता है और कहता है कि उसे इसका एहसास नहीं था और ये अनजाने में हो गया। लेकिन सेओजुन शांत आवाज में मुस्कुराते हुए थियो का सिर थपथपाता है। वो थियो को सेल्स कैट थियो कहकर बुलाता है और उसे निराश ना होने के लिए कहता है। सेओजुन थियो को सलाह देता है